एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छी होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो भाषा विज्ञान से है। आप लोगों के काफी कमेंट आए थे कि मैम भाषा विज्ञान के प्रश्न करा दीजिए जो पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? भोजपुर, जयपुर, छत्तीसगढ़ या किशनगढ़? चलिए इसे बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भोजपुरी बोली है इसका नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इधर से बात की जाए कि भोजपुरी जो बोली है वो कौन सी अपभ्रंश से आई है, तो जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना, मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं। कौन सी है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैंने आपको क्या बताया? मागधी अपभ्रंश से विकसित, मेरे साथ साथ अपने नोट्स में लिखना, मागधी अपभ्रंश से विकसित, अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी की 3 बोलियां। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, तीन बोलियां कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताइए, मेरे साथ बोलिए, कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, 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 मगही और मैथिली। ये आपको याद रखना, अपने नोट्स बनाते हो तो उसमें जरूर लिख लेना, वरना ऐसे ही याद रख पाओ तो ऐसे ही याद रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ बोलना। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? तो भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा। मगही अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी में 3 प्रमुख बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी या पूर्वी हिंदी? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पश्चिमी पहाड़ी है ये पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ी उपभाषा खस तथा पैसाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। ये पेपर में पूछा गया था कि कौन सी उपभाषा खस तथा पैसाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। तो कौन सी है? पहाड़ी उपभाषा। मैं लिख दे रही हूँ, अपने नोट्स में लिखना, पहाड़ी उपभाषा किससे विकसित मानी जाती है? खस और पैसाची, खस तथा पैसाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। मैंने आपको क्या बताया? पहाड़ी उपभाषा खस तथा पैसाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में लिखना, क्योंकि ये पॉइंट से क्वेश्चन बना है डायरेक्ट। ये पॉइंट पेपर में बना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या भोजपुरी? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी दोस्तों, ये सभी प्रीवियस पेपर से लिए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हो तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखिए, लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है और मेरी क्लास आपको कैसी लगती है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो आपको याद रखना, ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इधर से बात आती है कि पिंगल भाषा में आता क्या है। तो आपको याद रखना, पिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है?
राजस्थानी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। हाँ जी, ये क्वेश्चन बना है, मैंने आपको काफी बार बताया भी है। पिंगल और डिंगल भाषा में अंतर बताया था ना, सभी को बताया था। चलो, पिंगल भाषा का मैंने बता दिया, और डिंगल भाषा का आप लोग मुझे कमेंट करना कि डिंगल भाषा किसे कहते हैं, उसमें क्या आता है। ठीक, मेरे क्वेश्चन क्या था, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। पिंगल भाषा में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा को कहा जाता है। और आप लोग बताइए कि डिंगल भाषा किसे कहा जाता? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? परिवार, धर्म, राजनीति या भाषा विज्ञान? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कि इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को तुरंत आ गया होगा। और ये समझ लो, ये TTPLS में पूछा गया, यूपी में पूछा गया, और NBS में पूछा गया। तो आप समझ लो, फ्री का नंबर है ना ये। क्या है? भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा विज्ञान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? विशुद्ध ज्ञान विज्ञान से, प्रचलित भाषा और साहित्य से, प्राचीन शिलालेख से, लोगों की कई सुनी बातों से। तो जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आप नंबर लिखा कीजिए कि ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं लिख दूंगी, ये क्वेश्चन मैंने PDF बना ली, उसके बाद आपका कमेंट पड़ा, तो इसलिए मैं वो नंबर आपको मेंशन नहीं कर पाई हूँ। मैं आगे से जो PDF बनाऊंगी उसमें जरूर लिखूंगी कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अभी आप लोग ध्यान रखना, ये आज हमारे 20 प्रश्न है। 20 में सभी लोग अपना स्कोर बताना, आपका स्कोर क्या रहा है। मैं आगे से जो PDF बनाऊंगी उसमें ये मेंशन जरूर कर दूंगी, पहला नंबर का ये क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज के भी। इसका राइट आंसर बताइएगा। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? तो प्रचलित भाषा और साहित्य से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा तथा साहित्य से ग्रहण करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार या हरियाणा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? हो गए ना कंफ्यूजन में? तो दोस्तों, आपको याद रखना, छत्तीसगढ़ी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि यह कौन सी अपभ्रंश की उपभाषा से निकली है? तो आपको याद रखना, यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। मैंने क्या बताया? यह अर्धमागधी अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा अपभ्रंश की उपभाषा कौन सी है? जल्दी से बताइए, उपभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है, हिंदी की बोली है। दोस्तों, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लाना, एक PDF में बनाना, उसके बाद आपको अच्छे से समझाना। इसलिए कर रहे हैं कि आपका एग्जाम पास हो जाए। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अभी DTPLSP वाले बोल रहे थे कि मैम एग्जाम आने वाला है। तो अभी जो DTPLSP की डेट शीट जारी हुई है उसमें अभी हिंदी का कहीं नाम नहीं दिया गया। तो आपका पेपर सितंबर लास्ट या अक्टूबर में जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आराम से तैयारी कीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप लोग को अभी भी थोड़ी कम तैयारी है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, सारे पॉइंट आपके मैं करा दूंगी, सारे टॉपिक मैं आपको करा दूंगी। हमारा हिंदी साहित्य लगभग कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम हिंदी व्याकरण भी पढ़ेंगे। और हिंदी साहित्य के जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे कमेंट करना कि मैम अब इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ा दो, इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, या इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा दो। तो मुझे कमेंट कर देना, मैं करा दूंगी। और मुझे याद है कि रचनाएं भी आपको पढ़ानी है, आपको समझा के पढ़ानी है जिससे आपको याद हो जाए। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मुझे याद है।
और बाकी चीजें आपको जो दिक्कत हो रही है आप मुझे कमेंट कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लो। आप मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको सब कुछ दूंगी बिल्कुल फ्री में, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। मैंने आपको क्या बताया, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है, तो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यह है अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा, पूर्वी हिंदी की बोली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेतों हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? लेखन, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति या श्रवण? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये बहुत ही क्वेश्चन है, सभी लोग कर जाओगे, मुझे ये गारंटी है। और ये भी क्वेश्चन बना है, ये समझ लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग सोचते हो कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मुझे कमेंट आते हैं मैम बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं, ये प्रीवियस से पेपर से लिए गए हैं। मैं आपको डेट बता देती हूँ, आप उस डेट पे देख लो, आपको पास होंगे ना प्रीवियस पेपर। देखना ये पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रही हूँ। सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते, कुछ टफ दे देते हैं, हम लोगों का दिमाग उसी में रहता है और हम लोग सरल गलत कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना हमें। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मौखिक अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया आपको? मौखिक अभिव्यक्ति हेतु एक व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों के रूप में भाषा का प्रयोग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान भाषा को ही भाषा जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? सामाजिक, पौराणिक, वैज्ञानिक या आर्थिक? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है, तो आपको याद रखना वैज्ञानिक अध्ययन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? गोपाल स्वामी अयंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दलीप सेन, महात्मा गांधी? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको याद रखना, क्या नाम था? गोपाल स्वामी अयंगर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इधर से क्वेश्चन बनता, गोपाल स्वामी अयंगर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। कौन थे? तो आपको याद रखना, ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य थे। कहाँ के सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए अहिंदी भाषी प्रस्तावक के रूप में प्रमुख योगदान दिया था। भारत में संविधान के जो राज्य भाषा की मान्यता हिंदी को कब मिली थी? भारत के संविधान में हिंदी को राज्य भाषा की मान्यता 14 सितंबर कब मिली? 1949 को मिली थी। ये आप लोग पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि भारत के संविधान में हिंदी को राज्य भाषा की मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। दोस्तों आपको याद रखना, जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है, वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है कि जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। मैंने आपको क्या बताया? गोपाल स्वामी अयंगर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में अहिंदी भाषी प्रस्तावक के रूप में गोपाल स्वामी अयंगर का मुख्य योगदान था। भारत में के संविधान में हिंदी को राज्य भाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में वर्धा अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महात्मा गांधी की, बाल गंगाधर तिलक की, राजा राम मोहन राय की या मदन मोहन मालवीय की? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन की आयोजन
किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार पूछा गया। ये ज्यादातर प्रश्न DTPLS में पूछे गए हैं, उसके अलावा भी और एग्जाम में पूछे गए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी लोग अपना स्कोर बताना, आप लोगों का स्कोर क्या रहता है क्लास में। 20 प्रश्न थे, आप कितने सही कर पाए ये मुझे कमेंट करना। देखते कितने लोग आपका क्या स्कोर जा रहा है, आप लोग मुझे बताइए तो, जिससे मुझे एक आइडिया लगे। आप लोगों की ये समस्या तो मैं सॉल्व कर दूंगी, मैं क्वेश्चन नंबर डाल दिया करूंगी, लेकिन फिर भी अभी स्कोर बताना सभी लोग, आपका स्कोर क्या रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी राज्य भाषा है, हिंदी जन भाषा है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखो अभी हाल मैंने आपको बताया था कि हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्र भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी भारत की राज्य भाषा, उसे कब मान्यता दी गई? अभी हाल मैंने आपको बताया था 14 सितंबर, कब बताया था मेरे साथ बोलिए फिर से, आपको याद हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राज्य भाषा की मान्यता दी गई। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 351 तक राज्य भाषा के संविधान का प्रावधान किया गया। तो किस में दिया गया? भारतीय संविधान में कहाँ पे दिया गया? भाग 17 में। भाग 17 और अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद पूरा लिख लेना आप। अनुच्छेद कौन सा है? 343 से 351। अपने नोट्स में जरूर लिखना, मुझे पता है आप लोगों को पता है, उसके बाद भी मैं बोल रही हूँ आप लोग नोट्स में लिखना। इसलिए लिखना क्योंकि ये पेपर में पूछा गया मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जाने कितने एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया, कौन से भाग में, कौन से आर्टिकल में, आपको सब याद रखना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बार बार कह रही हूँ अपने नोट्स में जरूर लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? देवनागरी, कुटिल, कौटिल्य, ब्राह्मी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ, मेरे साथ बोला कीजिए, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। आप लोग नहीं मानो तो मेरे जब मैं क्लास पढ़ाऊँ, मेरी पूरी क्लास आप लोग पढ़ना, उसके बाद दोबारा ये क्लास लगाना, तुरंत आपको क्वेश्चन आएंगे, आंसर आएंगे सभी के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान की में किसे स्वीकार किया गया? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि या चंद्र लिपि। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया? तो किसे स्वीकार किया? देवनागरी लिपि को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपको दोस्तों याद रखना, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मैंने क्या बताया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, लिख लेना ये पेपर में पूछा गया, अनुच्छेद 343 में क्या बोला गया कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और लिपि क्या होगी? लिपि क्या होगी? देवनागरी। हाँ जी दोस्तों, जितने भी पॉइंट बताती हूँ जरूर अपने जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, मेरे कहने पे आप लोगों ने कॉपियां बनाई होंगी मुझे उम्मीद है। नहीं बनाई है तो मेरे साथ रिपीट बोला कीजिए। रिपीट क्या कीजिए, मैंने आपको क्या बताया, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान के किस में स्वीकार किया गया? तो देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, प्रतीक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह, मात्राओं में प्रयोग की योग एक रूपता,
सुंदर और सुगठित दिखावट। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। बाकी स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह, सुंदर और सुगठित लिखावट ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। और मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता ये देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं मेवाती, हड़ौती, मारवाड़ी, टुंडाड़ी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उत्तर पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है, तो कौन सी है। मेवाती। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। अब आपको याद रखना जो राजस्थान हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, 4। सबसे पहले आपको याद रखना राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं। मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, और कौन सी आती है। मेवाती, मालवी, और कौन सी आती है। जयपुरी। ये किसके अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। आपको याद रखना ये क्वेश्चन बना है कि राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो आपको याद रखना 4 आती हैं। कौन कौन सी आती हैं। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। हमारा क्वेश्चन क्या था, उत्तर पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है, तो मेवाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से नहीं जाना जाता है। जयपुरी बोली, अहीर वाटी बोली, झाड़साई बोली, कोई कोई की बोली। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काई कोई की बोली क्या होगा इसका राइट आंसर। वरना भी लोग बोलते हैं मैम गलत पढ़ा गई। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ढूंढाली बोली में इस नाम से नहीं जाना जाता, तो अहीर वाटी बोली को इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। बल्कि जो अहीर वाटी बोली है ये मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है। किसकी उपबोली है, तो आपको याद रखना ये मेवाती की, मेवाती की मिश्रित, मिश्रित उपबोली है। क्या है। उपबोली है। मैंने क्या बताया, अहीर वाटी बोली है ये मेवाती की मिश्रित उपबोली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। रतलाम, उज्जैन, देवास, रायपुर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है वो कौन सा नहीं है, रायपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो रायपुर नहीं है। बाकी रतलाम, देवास, उज्जैन मालवी बोली का क्षेत्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक विवाद करने वाली भाषा बोली है। पंजाबी, ब्रज, बघेली, गुजराती। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली कौन सी है, तो कौन सी है, गुजराती। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस बोली में सर्वाधिक निकट है। खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, अवधी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, हिंदी का मानक रूप किस बोली में सर्वाधिक निकट है, तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली में सर्वाधिक निकट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के स्थानीय रूप नहीं है। जादो बाटी, सिपाड़ी, डांगी, सिकरवाड़ी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ब्रज भाषा के स्थानीय रूप कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सिपाड़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी।
दोस्तों आप लोग की बहुत मेहनत कर रही हूँ, बस आप लोगों से यही चाहूंगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाइए, मेरी क्लास को देखिए, शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे शिपकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।